बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेहत ज़िंदगी की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू। अच्छी सेहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी नेमत है जिसकी हिफाजत करना हमारा दीनी और दुनियावी फ़रीज़ा है। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है दिल के अमराज, इनकी वजूहात, इनका इलाज और एहतियाती तदाबीर। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल यूके और यूएसए में 25% से ज़ायद अमवात का ताल्लुक दिल के अमराज से है। हर साल यूके में 1,60,000 से ज़ायद अमवात दिल की बीमारी की वजह से होती है, जबकि यूएसए में हर साल दिल की बीमारियों से मरने वालों की तादाद 6,60,000 से ज़ायद है। एक रिसर्च के मुताबिक हर 40 सेकंड में एक शख्स दिल की बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जबकि सिर्फ यूएसए में इसका कॉस्ट $363 बिलियन से ज़ायद सालाना है। नाज़रीन, आज खुशकिस्मती से हमें एक इंतहाई काबिल हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर अमजद नबी साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकालने का। मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से करना चाहूँगा कि दिल की बीमारियों की वजूहात, के दिल की बीमारियाँ क्या होती हैं और क्या वजह है कि ये इससे मरने वालों की तादाद इंतहाई कसीर है। जी, बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपकी बात बिल्कुल सही है और आपने बहुत ज़बरदस्त इंट्रो दिया कि दिल की जो बीमारियाँ हैं इनकी वजह से जो अमवात होती हैं वो वन ऑफ़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हो सकती हैं। जो कॉमनली जिनको लोग जानते हैं वो ये कि हार्ट अटैक का होना जिसमें आपको सीने के दर्द का होना, अगर किसी के हार्ट का मसल कमज़ोर हो जाए जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट फेलियर हो गया, तो ये दूसरी किस्म हो सकती है। तीसरी किस्म ये होती है कि किसी के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए या इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रॉब्लम हो जाए। जैसे आपने सुना होगा कि उनको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। लेकिन जो बहुत कॉमन है और जो लोग जिसको शायद समझते भी हैं और जो बहुत डेंजरस भी है, ख़तरनाक है, वो हार्ट अटैक का होना। राइट। नाजरीन, आप हमेशा की तरह हमें इस स्टूडियो में लाइव कॉल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवालात डॉक्टर साहब को पेश कर सकते हैं। स्टूडियो में कॉल करने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। मैं रिमाइंड करवाता चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद एजुकेशन और अवेयरनेस ओनली है। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ है या और कोई बीमारी लाक है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ, जीपी के साथ, एक कंसल्टेंट के साथ ज़रूर रब्ता करें। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि ये जो हार्ट डिजीज़ हैं, क्या ये हमारी एशियन कम्युनिटी में ज़्यादा हैं या इनका एथनिसिटी से कोई लेना देना नहीं है? जी, बिल्कुल लेना-देना है और ये बिल्कुल एशियन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा है और उससे भी डेंजरस बात ये कि ये रिलेटिवली यंगर एज में एशियन कम्युनिटीज़ में होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमारे यहाँ पे इंग्लिश पॉपुलेशन है तो उनमें ये काफ़ी लेट एज पे होता है और इंसिडेंस भी कम है। लेकिन एशियन पॉपुलेशन में नॉट ओनली कि ये ज़्यादा है अ, बल्कि काफ़ी यंग एज में और स्पेशली आजकल हम देख रहे हैं कि इवन जो लोग जो कि इनकी एज अर्ली 30s है वो भी हार्ट अटैक और एंजाइना जैसी तकालीफ के साथ आ रहे हैं। राइट। और डॉक्टर साहब, ये भी कोविड का काफ़ी सिलसिला चलता रहा है, बहुत सारे लोग इससे मुब्तला भी हुए हैं। तो क्या अभी वैक्सीन भी एक डिफरेंट, बहुत सारी वैक्सीन भी अभी मार्केट में मौजूद हैं, तो क्या वैक्सीन का कोई हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट है या कोविड इट्सेल्फ उसका कोई हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के लिए? जी, कोविड का बिल्कुल इम्पैक्ट हो सकता है किसी को भी अगर कोविड हो और आप देखेंगे मोस्टली कोविड तो 90% और एंड अबव पेशेंट्स में खुद ब खुद रिकवर होता है। लेकिन जिनको सीवियर कोविड हो उसमें हार्ट अफ़ेक्ट हो सकता है। वो डिफरेंट फ़ॉर्म्स में हो सकता है, लेकिन जो बहुत कॉमन है वो ये कि जो हार्ट का पत्ता है, मसल है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, वो सूज जाता है, तो वो कमज़ोर हो सकता है। ये कमज़ोरी परमानेंट भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ये रिकवर करती है। हमारे पास स्पेशली कोविड में कुछ मरीज़ ऐसे आए जो कि जिनको इलामात हार्ट अटैक जैसी थी। लेकिन जब वो हार्ट अटैक के साथ आए और हमने उनकी एंजियोग्राफ़ी की, तो एंजियोग्राफ़ी में उनकी जो दिल की शरेयानें थी, वो कंप्लीटली नॉर्मल थी।
तो वो आपको ये प्रेजेंट कर सकता है, मिमिक कर सकता है कि इनको हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली हार्ट अटैक होता नहीं है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन जितने भी हैं वो बहुत सेफ हैं, स्पेशली जो फाइजर है, मॉडर्ना है। उसके साथ कोई रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट जो इफेक्ट्स नहीं है हार्ट पे। एस्ट्राजेनेका के साथ कोई कंसर्न था कि इसके साथ ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, स्पेशली लंग्स में और ब्रेन में। और रियरली हार्ट की जो शरियाने हैं उसमें बन सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा नहीं है। लेकिन मोस्टली जो कॉमन है वो लंग्स और ब्रेन में। राइट डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, उनको भी हम स्टूडियो में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। या डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना है कि मुझे 2 साल हो गए करीबन ये ब्लड प्रेशर हाई रहने के। इससे पहले मेरे पास कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं था, और मैं जब डॉक्टर के पास जाता था तो वो तो बोलता था कि तेरा ब्लड प्रेशर तो छोटे बच्चे जैसा है। लेकिन इस लास्ट 2 इयर्स में वो जो 3 फिगर आते हैं उसमें जो थर्ड वन, द बॉटम वन है, वो दिल फास्ट चलता था। तो फिर उन्होंने मुझे अभी बायोप्रोसल पर रख दिया हुआ है। 1.25 लेता हूँ, वो 1 लेता हूँ। जी लेकिन वो थोड़ा उससे फर्क पड़ा तो उसको डॉक्टर को बोल के उसको और इंक्रीज कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। आपका ब्लड प्रेशर अभी कितना रहता है? ये दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन बाद दफा कब हाई हो जाता है, जैसे मैं कहीं गुस्से हो गया या कोई मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, कोई ढूंढ रहा हूँ तो, या फिर कोई भी ऐसे छोटे मोटे आर्ग्यू कैसे, तो फिर बहुत ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है और वो तो दिल भी फास्ट जलने लगता है। तो फिर तो जब कभी वो उस टाइम पर तो मैं अगर चेक करता हूँ ना ब्लड प्रेशर, तो रियली हाई बताता है। ये 1.25 तो बाइसोप्रोल की बहुत ही स्मॉल डोज है, तो आप इसको बढ़ा के 2.5 कर सकते हो, जो कि आपको ये फायदा देगी कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है हाँ और आपकी जो दिल की जो रफ्तार होती है उसको भी कंट्रोल करती है। लेकिन और वो रिश्तेदार एक डॉक्टर है, तो उनसे भी मैंने पूछा था कि दिन में तो मेरे को अच्छा रहता है, कभी जब रात को मैं भीड़ में जाता हूँ फिर जैसे दिमाग को ऐसे ख्यालात में चलता है तो फिर वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो फिर मैंने उसको रात को लेने का चालू करा थोड़े सोने जाने से पहले, तो फिर उससे फर्क पड़ता है। जी आप उसको रात में ले सकते हो और उसको बढ़ा के 2.5 कर सकते हो। लेकिन ये बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि अगर आप वॉक करोगे, गुस्सा करोगे, स्ट्रेस में होगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उससे ज़रूरी ज़्यादा ये कि जिस वजह से ब्लड प्रेशर हो, अगर हमें गुस्सा हो, स्ट्रेस हो, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप एक दफ़ा ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ, कंसल्टेंट के साथ भी रब्ता करें। कोई भी मेडिसिन चेंज करने से पहले एक हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपने जीपी के साथ ज़रूर मशवरा कीजिए। और डॉक्टर साहब, ये अभी जिस तरह उन्होंने बात की कि एक ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है और हार्ट रेट वगैरह हाई होता है। एक कॉलर के साथ मौजूद है हमारे साथ, इसके बाद इससे भी बात करेंगे कि एक नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं एहसान मेरा नाम है, ये कार्डिफ से बात कर रहा हूँ। जी एहसान साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल ये है कि हम खाएं क्या? एशियन लोग, हमारी खुराक माशाल्लाह ऐसी है, पराठे और एक्सरसाइज से बिल्कुल हम आरी लोग हैं। और आजकल जो शोषा निकला हुआ काफी पॉपुलर हो रहा है, ये कीटो या कीटो, ये हमारे लिए सूदमंद भी है। और कुछ लोगों का वो विल पावर, वो तो कर सकते हैं, और हम उनकी नकलें करते, ना चावल खाएं, ना फिश ना खाएं, कुछ ना खाएं क्या? तो किस तरह की डाइट करें? चलें, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। डॉक्टर साहब से भी इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने, क्योंकि हमारी एशियन कम्युनिटी में हमारी जो डाइट है स्पेशली बड़ी अनहेल्दी सी डाइट है। हमारे ऑयली खाने होते हैं, मिर्च मसाला भरा होता है। तो उसके अंदर आप क्या तजवीज़ करते हैं कि हम लोग क्या खाएँ ऐसी चीज़ें कि हम इस डिज़ीज़ से, बीमारी से बच सकें या इस पर काबू पा सकें? जी एहसान ने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। और बाकी हमारे खाने नॉट ओनली के बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और गोश्त, हर किस्म की चीज़ हम खाते हैं। तो जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये कि हम सब्जियां, फल ज़्यादा खाएं। गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल भी मना नहीं है, लेकिन गोश्त घी के बजाय हम ऑलिव ऑयल यूज़ करें, जो कि हार्ट के लिए सेहतमंद है, दिल के लिए सेहतमंद है। गोश्त में अगर हम यूज़ करें तो चिकन और फिश बहुत हेल्दी है, अगर हम उसको एज कंपेयर करें जो रेड मीट है, जो
गाय का, भैंस का, तो उसका इस्तेमाल कम करें। फिर तली हुई चीज़ों से ज़्यादा हम अगर उसको बारबेक्यू करें या ग्रिल करें, क्योंकि तो ग्रिल चीज़ें बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर कि हम उसको तलें। चावल का इस्तेमाल, आलू का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का ज़्यादा करें, फलों का ज़्यादा करें। बिल्कुल बड़ी सी बात की डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बताया तरीका यही है कि हमें सब्जियों का और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हम लोग ये समझते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें गोश्त तो मस्ट खाना ही खाना है, लेकिन वो ये हम भूल जाते हैं कि रिकमेंडेड ये है कि 40 दिनों में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर खाएं। ये नहीं कि हमने दिन में तीनों टाइम गोश्त ही खाना है। और डॉक्टर साहब जी। अभी एक और मेरा सवाल ये होगा कि ये जो हार्ट रेट्स हैं, जिस तरह हम आजकल स्मार्ट गैजेट्स मौजूद हैं, ये रिस्ट बैंड्स वगैरह, इसके बाद हार्ट रेट अपना मॉनिटर कर सकते हैं, तो क्या हाई हार्ट बीट जो है वो भी एक साइन है कि ये हार्ट प्रॉब्लम को ही क्रिएट करेगा, या एक नॉर्मल एक आम बंदे के लिए कितनी हार्ट रेट होना चाहिए जिसके अंदर वो अपना वो कंट्रोल्ड है? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि नॉर्मली लोगों को आइडिया नहीं होता कि कौन सा हार्ट रेट नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है। तो जो नॉर्मल हार्ट रेट है, जो कि हम रेंज में लेते हैं, वो ये कि कम से कम 60 पर मिनट, 1 मिनट में दिल 60 मरतबा धड़के, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 मरतबा। तो अगर आपकी हार्ट बीट 60 है पर मिनट और 60 से 100 के बीच में है, तो ये नॉर्मल है। 60 से कम है या 100 से ज़्यादा, तो वो एबनॉर्मल है। अ, ये अभी आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि बहुत सारे लोग आजकल स्मार्ट वॉचेज़ यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वजह से काफ़ी जो हार्ट की जो रेट और रिदम की जो मतलब रफ्तार की जो बीमारियाँ हैं, उसमें डायग्नोसिस में इज़ाफ़ा हुआ है। क्योंकि लोग घड़ी पहनते हैं और कहते हैं कि हमारी घड़ी में हमारे हार्ट रेट बताता है कि 110 है, 120 है, विदाउट एनी रीज़न। तो फिर जब उनकी हम ईसीजी करते हैं लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए, तो ईसीजी रिकॉर्ड कर लगाते हैं, और वो 24 से 48 घंटे हार्ट जो बीट है वो रिकॉर्ड करता है। तो जिस जिस टाइम पे वो ज़्यादा होता है, वो हमें बताता है कि इस टाइम पे ये ज़्यादा हो गया। तो बहुत सारे लोगों में फिर जो हार्ट के रेट या रिदम की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पिकअप होती हैं। राइट। और डॉक्टर साहब ये क्या हमारी जो फैमिली हिस्ट्री है, इनहेरिटेंस से कोई ताल्लुक है ये क्योंकि जब भी आप जीपी पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि जी फैमिली में किसी क्लोज रिलेटिव को, पेरेंट्स को कोई हार्ट कंडीशन है, तो क्या इसका फैमिली हिस्ट्री से कोई ताल्लुक है? जी, बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ेज़ हों, उन उनको दिल की बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप किसी की भी ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, वालिदैन, बहन, भाई, उनमें से किसी को भी हो, तो वो उस पर्टिकुलर शख्स के दिल की बीमारियों के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री ये नहीं है कि हम आप कहें कि अगर मियाँ-बीवी है तो मियाँ कहे कि बीवी को दिल की बीमारी है तो मुझे भी है, नहीं। तो आपके अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, मतलब आपके पेरेंट्स हो गए, बहन-भाई, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्चुअली रिलेशन है। तो डॉक्टर साहब ये हम किस तरह इसको जो जिन लोगों के पास इनहेरिटेड है बीमारी, या अगर कोई ऑलरेडी इसमें मुब्तला है, तो वो किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर कोई इसमें मुब्तला नहीं है किस तरह इससे बच सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके या अपने डाइट को इम्प्रूव करके? क्योंकि हमारी एशियन कम्युनिटी में स्पेशली इस बात का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एक्सरसाइज का एक जनरल कोई रूटीन नहीं होती, या डाइट कंट्रोल करना बड़ा बड़ा मुश्किल है। तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्या आप अपने देखने वालों को सजेस्ट करेंगे? इससे पहले एक कॉलर हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे सवाल लेते हैं, फिर दोबारा इस पर कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन सा आप और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रशीद शेख पीटरबरो से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मुझे पिछले साल कोरोना हुआ था जी जी। और मैं आईसीयू में करीबन 52 डेज रहा। ओके। उसके बाद मेरा रिकवर हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ। तो अभी लास्ट मुझे 1 महीने से जो है ना, मुझे पहले तो पेट में दर्द शुरू हुआ, ओके। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे जो है मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा हार्ट जो है ना तकलीफ हो रही है। उसके बाद मुझे शोल्डर में तकलीफ, नेक में तकलीफ। राइट। तो मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने मुझे चेकअप के लिए भेजा अस्पताल। जी जी। तो मुझे मेरी जो चेस्ट जो थी ना, वो लोगों ने चेस्ट चेक करी तो उसमें मेरा थोड़ा इन्फेक्शन जो है बता रहा है कि भाई आपकी जो है डैमेज जो आपकी
लंग जो है पहले डैमेज हुए थे, तो उससे जो है ये आपको इन्फेक्ट हुआ है। तो अभी मुझे डॉक्टर गोली दी है, मुझे गैस, कि आपको गैस बिल्ड हो रही है, ओके तो वो गोली लेता हूँ, मुझे कम हो जाता है। लेकिन जब सुबह मुझे 4 बजे 5 बजे नमाज के लिए जब आंख खुलती है तो मैं उठता हूँ तो मुझे रहने तकलीफ होती है हार्ट के अंदर। जी जी तो इसका फिर धीरे धीरे जो है, जैसे वजू वगैरह करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, धीरे धीरे कम हो जाता है, अमुक टाइम ज्यादा हो जाता है। फिर मैं गोली लेता हूँ, पैरासीटामोल पेन किलर, या फिर जो मेरी ब्लड प्रेशर की गोली है वो है, और खून पतला करने की। ओके। तो आपका सवाल ये है कि क्या ये जो आपको सुबह पेन होती है वो हार्ट रिलेटेड है, ये पूछना चाहते हैं आप? जी जी, जी डॉक्टर साहब, आप ये कोई और मुझे सवाल हार्ट से पूछना चाहेंगे रिलेटेड है इनसे? या ये मेरे लंग के वजह से हो रही है? ओके जी डॉक्टर साहब, आप कोई आपका पूछना दर्द चाहेंगे? जी आपका दर्द जी आपका दर्द पैरासीटामोल से बेहतर होता है या नहीं होता? कम होता है। मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि ज्यादा मतलब पावरफुल गोली ना लाऊं, मैं जी सिर्फ आधी गोली लेता हूँ अच्छा, जो पैरासीटामोल भी की। दर्द जी जी जो भी दर्द पैरासीटामोल से बेहतर हो, उसका मतलब है कि वो हार्ट की वजह से नहीं है। तो या आपकी मसल की वजह से है, या बोन की वजह से, या लंग्स की वजह से। तो ये अनलाइकली है कि हार्ट की वजह से हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपको बार बार हो रहा है, तो ये आप अपने जीपी के साथ उनको कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ रेफर करें जो आपको देखें। लेकिन जिस तरह आप कार्डियली कराई थी मैंने, हार्ट जी की जो है सर्जरी में, तो वो जी उसमें नॉर्मल आया हुआ है। अच्छा जी, तो अनलाइकली लग रहा है जिस तरह आप बता रहे हो, वो कि दर्द है पैरासीटामोल से बेहतर भी हो रहा है, तो जो दर्द पैरासीटामोल से बेहतर हो तो वो हार्ट का नहीं होता। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और डॉक्टर साहब बेहतरीन जवाब दिया आपने। तो डॉक्टर साहब, हम वही बात को कंटिन्यू करें कि जो हमारी डाइट है और लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव करके, या क्या ऐसी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं या इस पर काबू पा सकते हैं? जी, ये बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हम मोस्टली डिजीज को तब देखते हैं जब किसी को हो जाए, और फिर ये अवेयरनेस नहीं होती कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो हम जिसको हम बोलते हैं कि जो आप कुछ नहीं कर सकते, जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो है कि किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री, जैसे हमने बात की, तो आप अपनी फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो एज है, आप अपनी एज चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपकी एज बढ़ती जाएगी, रिस्क बढ़ता जाएगा। जो नॉर्मली हम कट ऑफ रेंज यूज करते हैं, वो हम ये कहते हैं कि 40 साल या इससे ऊपर दिल के जो अमराज हैं, इसके होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, और जितना आप और एज ज़्यादा होगी, रिस्क और बढ़ता रहेगा। वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो रिस्क यूजुअली बढ़ता रहेगा। हाँ, जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं, वो ये कि अगर किसी को खुदा न खास्ता diabetes है, शुगर है, तो शुगर का कंट्रोल और उसका परहेज, स्ट्रिक्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, तो उसका कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। टाइम पे दवाइयाँ लेना, खुराक में बहुत ज़्यादा एहतियात करना, जो घी वाली चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो कम से कम लेना। और फिर ये कि हमारा एक्टिव लाइफ स्टाइल हो, जिसमें हम रोज़ाना वर्जिश करें, कम से कम 40 से 45 मिनट, और जिसमें हम तेज़ वॉक करें। ये नहीं कि आप टहलते हुए जाएं, और आप वो हफ्ते में कम से कम 5 दिन आप करें। उसके बाद जो चीज़ हम नॉर्मली रिकग्नाइज नहीं करते, जो कि बहुत कॉमन है, वो ये कि स्ट्रेस। आजकल आप देख रहे हैं हम सबकी लाइफ बहुत बिजी है, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स की स्ट्रेसेस है, फैमिली की। तो स्ट्रेसेस को कंट्रोल करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करें, बेहतर मैनेज करें, तो जो रिस्क है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। राइट जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी इस ब्रेक के बाद, ब्रेक पे हम जाएंगे, एक छोटी सी मुख्तसर सा वक्फा लेंगे। एक सिर्फ आपको नाज़रीन रिमाइंड कराते चलें कि इस प्रोग्राम का मकसद आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस है। अगर आपको कोई सीरियस हार्ट कंडीशंस या कोई ऐसी बीमारी है, तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ या जीपी के साथ, डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा करें और ज़रूर चेकअप कराएं। एक मुख्तसर के वक्फे के साथ हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे और डॉक्टर साहब के साथ इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे। हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जिसके ऊपर हमें पहले डायग्नोस से पहले ही इसको चेकअप करवा लें या हम पता चल जाए। इंशाल्लाह एक बहुत ही छोटे ब्रेक के बाद
आपके साथ मुख्तसर वक्फे के साथ हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया। फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी इस्लाम चैनल उर्दू पर, और आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं दिल के अमराज, इनकी वजूहात, इनका इलाज और एहतियाती तदाबीर। हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि दिल के अमराज की वजूहात क्या होती हैं, और क्योंकि अभी एक देखने में आता है कि बहुत सारे हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ ऐसी होती हैं जो बंदे को पता भी नहीं चलता। अब हमें सिर्फ ये पता चलता है कि जी किसी की डेथ हो गई, क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ। और 1 in 5 कहते हैं कि जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं जो अनडायग्नोस्ड होते हैं। तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या ऐसी तदबीर है जो हम पहले कर सकते हैं जिसकी वजह से हम या तो डॉक्टर को चेक करा लें, कोई सिम्टम्स ऐसे नुमायाँ हों कि हम कंसल्टेंट के पास या डॉक्टर के पास चेक करा लें। हमारे साथ एक माहिर अमराज क़ल्ब, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद नबी। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको हम देख के पहले से डॉक्टर के पास चले जाएं कि जी कोई हार्ट का मसला लगता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन इलामात का पता हो जो हमें ये बताएं कि ये दिल की वजह से हो सकती हैं। तो सबसे जो कॉमन है और जो सबको पता होनी चाहिए वो ये कि सीने में दर्द का होना। तो अब दर्द मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं, लेकिन अगर किसी को दिल की शिकायत हो तो वो दर्द यूजुअली सीने के दरमियान में होता है और कभी कभी लेफ्ट साइड पे। और आपको मोस्टली ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि उनके सीने पे दबाव है, वज़न है, प्रेशर है। ये दर्द सीने में हो सकता है या आपकी नेक में जा सकता है, लेफ्ट आर्म में, बाएं तरफ या दाएं तरफ, ये आपकी बैक में भी जा सकता है। उसके साथ पसीने का आना, मतली का होना या वोमिटिंग का होना भी हो सकता है। दिल की जो अमराज होते हैं या जो दर्द होता है वो अगर आप जितना फिर काम करेंगे या चलेंगे तो वो ज़्यादा होगा। कोई भी दर्द जो कि एक ख़ास जगह पे हो, आपको ऐसा लगे कि सुई चुभ रही है या कोई खंजर चुभ रहा है या वो हाथ लगाने से ज़्यादा हो रहा है या आप सांस लें तो ज़्यादा हो, तो वो दिल की वजह से नहीं होता। अ, फिर ये कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं इन द सेंस कि कब किसी को ये होगा कि जब वो चलेंगे तो उनको दर्द होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको बैठे-बिठाए हो सकता है, और कुछ का ये होगा कि प्रोलॉन्ग पेन है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो यूजुअली हार्ट अटैक के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। तो जब भी आपको ये इलामात हों, साथ में किसी को साँस का फूलना या दिल की जो धड़कन है उसका तेज़ महसूस होना, तो उसी वक़्त मेरे ख़्याल में डॉक्टर से रिव्यू करना, फिर ईसीजी का करना, और फिर ये कि स्पेशलिस्ट को रेफ़र होना कि जीपी आपको फिर स्पेशलिस्ट को रेफ़र करे। तो नॉर्मली यूके में तो ये सिस्टम है कि आप जीपी के पास जाते हो और किसी को दिल की बीमारी हो तो उसको चेस्ट पेन क्लिनिक्स होती हैं, उसमें रेफ़र करते हैं, जिसमें इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसको दिल की बीमारी है या नहीं है और दवाइयाँ चाहिए या नहीं चाहिए। राइट। नाजरीन, आप प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू हमें स्टूडियो में ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपने सवालात हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पेश भी कर सकते हैं, और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको उसका बेहतरीन जवाब दें। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे बड़ी अच्छी कि जो स्ट्रेस वगैरह है ये भी कॉज करता है हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को। तो हमारा लास्ट वीक प्रोग्राम भी इसके ऊपर था, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे। तो क्या स्ट्रेस, एंग्जाइटी और टेंशन वगैरह जो है वो हमारे हार्ट के ऊपर किसी तरह अफेक्ट करता है? अभी एक हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद हैं, इनसे बात करके हम इस सवाल का जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, आपने लाइव ज्वाइन किया। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि मेरे जो राइट साइड पे मेरा चेस्ट है ना, तो उसके ऊपर मेरा दर्द बहुत है कि खाना खाऊं या उससे पहले थोड़ी देर बाद उस पर दर्द शुरू हो जाते हैं। बड़े टेस्ट करवाए, ईसीजी भी करवाई है और बाकी टेस्ट भी स्पेशलिस्ट के पास भी गई हूँ, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन मैंने लगाई हुई है, तो वैसे मैं डायबिटीज हूँ, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है और कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन बस ये इससे मैं बहुत परेशान हूँ ना कि फिर ना खाना ना खाऊं तो ठीक रहती हूँ, खाना खाऊं तो उसके बाद मुझे लेफ्ट साइड पे यही चेस्ट में दर्द शुरू हो जाता। डॉक्टर को भी समझ नहीं आती, वो भी वरीड है। एक दफा ब्लड में आया था कुछ लीवर का, लेकिन फिर दोबारा टेस्ट किए तो वो बिल्कुल ठीक आया मेरा ब्लड,
तो Right. ये दर्द मेरा खत्म नहीं होता ना। जी डॉक्टर साहब, कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी बिल्कुल। आप वर्जिश या वॉक करती हैं, चलती फिरती फिर हैं? मैं वो करती हूँ, मैं 40 मिनट सुबह करती हूँ, 40 मिनट शाम को वॉक करती हूँ। जी जबरदस्त। उसकी जब आप तो वॉक वेट करती मेरा हैं तो ठीक है, पहले तो थोड़ा ज्यादा था वेट, तो अब मेरा है 54 है। हाँ मैं ओवर 60 हूँ, लेकिन मेरा 54 kg है। जी बाकी तो और मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस अर्थराइटिस है, ये है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें बस मुझे परेशान कर देते हैं, ना खाऊं तो ठीक होती हूँ, जब भी खाती हूँ तो डॉक्टर को कभी समझ नहीं आती, ब्लड में भी नहीं आता कुछ भी, ECG भी किए, लेकिन ये मुसलसल है मेरा। जी, जिस तरह आप इलामात बता रही हैं इसका ज़्यादा ताल्लुक तो मैदे से लग रहा है। और आपने मैदे की दवाई खाई है? नहीं, मैंने वो कभी नहीं खाई। जी मैं लेकिन तो वो रिकमेंड डॉक्टर यही नहीं करूँगा कह कि रहे थे आप ना, तो मैं कहती हूँ, मुझे बाज़ दफ़ा कहती हूँ ये हार्ट की कोई ना हो, लेफ्ट साइड पे भी है, तो बाज़ दफ़ा नहीं आता। टेस्टों में कितनी लोगों को तकलीफें होती हैं, तो किसी भी नहीं आता है। MRI भी की है, CT स्कैन भी किया है, बाकी एक्सरे भी किए हैं, लेकिन मेरे कितने ही लोग हैं तो उन्होंने भी ये चीज़ें करवाई हैं, तो फिर बाद में आखिर में जाके फिर उनका डायग्नोज हुआ है कि तुम्हें हाँ हार्ट की तकलीफ है या ये है, लेकिन पता नहीं पहले क्यों नहीं आता ना। जिस तरह आप बता रही हैं कि आप 40 मिनट सुबह वॉक करती हैं, 40 मिनट शाम, तो अगर किसी को दिल की बीमारी हो तो वो उसके साथ ज़्यादा होगी, जिस तरह मैंने इसको बताया। तो अगर आपको ये दर्द वॉक पे भी हो रहा होता तो हम कहते हैं कि ये दिल की वजह से हो सकता है। लेकिन जिस तरह आप बता रही हैं कि खाने से होता है, अगर आप खाना ना खाएं तो आप बेहतर होती हैं, तो वो लगता तो मैदे की वजह से है। आप मैदे की दवाई भी खा सकती हैं। दूसरा ये ट्राई कर सकती है कि आप खाने के बाद थोड़ा वॉक करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको दिल की बीमारी को रूल आउट करना चाहिए तो आपने डॉक्टर को बताएं कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करें, जो कि स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं हार्ट के हिसाब से, जो कि आप सेटिस्फैक्ट्री भी होगा और आपकी जो परेशानी है उसको आपको आंसर भी मिलेगा कि वो हार्ट की वजह से है कि नहीं। लेकिन जिस तरह आप बता रही हैं वो हार्ट की वजह से लग नहीं रहा। राइट। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बात मैं कर रही हैं और डॉक्टर कहाँ साहब से? से पूछना चाह रही थी जी जी, कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ, तो मैंने ये पूछना जी जी अगर आप अपने जो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपकी मैं ये आवाज़ आ रही है पूछना चाह स्टूडियो में। रही थी कि कुछ साल पहले ना जी 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 मोहतरमा, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अच्छा मैं ये कंटिन्यू कीजिए। आपसे बात कर डॉक्टर साहब को बताना चाह रही थी कि कुछ साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था और अभी 2-2.5 महीने हुए थे। तो क्या हुआ कि मेरे एकदम मतलब है कि ऐसे जैसे लगता था कि मेरे ब्रेन में कुछ हो रहा है। तो फिर इमरजेंसी डॉक्टर को मतलब है कि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बुलाया। ऐसे लगता था कि जैसे ऑक्सीजन मेरे ब्रेन में नहीं जा रही है। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने मेरे पेस मेकर लगा दिया। तो पेस मेकर लगने से ये हुआ कि फिर मुझे बायस्पोरल देने लगे। तो वो मैं ले रही हूँ 3.7, मगर मेरा 6 महीने के बाद या फिर अभी साल बाद उन्होंने चेक किया है पेस मेकर को ना, कैमरा लगा के देखते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आपका हार्ट रेट अप हुआ है। तो मैंने 2 दफा मतलब है कि खुद महसूस किया। तो ऐसे क्यों होता है? दूसरी बात ये है कि मतलब है कि मैं डोज उन्होंने बढ़ाई है, मगर अभी तक मुझे प्रेस्क्रिप्शन मिला नहीं है। तो डोज बढ़ाने से मैं अपना जो है ना कोई और इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? दूसरा ये बता दीजिए कि मैं ब्लड प्रेशर पर अपनी नज़र रखती हूँ, हम 60+, मगर ये है कि मैं बाकायदा एक्सरसाइज करती हूँ और अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल करके खाती हूँ। राइट। जी डॉक्टर साहब, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? आप मत जी मैं उन्होंने आपको जो डायग्नोसिस क्या बताए थे कि आपको क्या जो हार्ट बीट फास्ट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन है, या क्या उन्होंने कुछ बोला था, AF है, ऐसे कुछ बोला था? जी मोहतरमा, आवाज़ आ रही है आपको? जी अब पहले ऑब्लेशन हुआ था, तो ये जो मैं अब्लेशन मेडिसिन किस ले चीज़ का रही हूँ हुआ ना था? वो है बायस्पोरल। जो आपका ऑपरेशन जी किस चीज़ का हुआ था, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं? जो अब्लेशन किया था उन्होंने क्या बताया था, किस वजह से कर रहे हैं? उन्होंने ऑपरेशन किया था। अब ये एट्रियल मुझे बहुत फिब्रिलेशन ज्यादा के लिए था? पल्पिटेशन होती थी और कई दफा मैं हॉस्पिटल जा चुकी थी।
जी, आप जो बता रही, मुझे लग रहा है कि आपको जो दिल की कभी-कभी धड़कन बढ़ जाती है, तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती है, तो उसकी वजह से अब्लेशन करते हैं। तो उन्होंने शायद आपकी अब्लेशन की है, कभी-कभी अब्लेशन की वजह से ये होता है कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल सर्किट ख़राब हो जाता है, तो उन्होंने इस वजह से आपको पेसमेकर फिर उसको डाल दिया। लेकिन जो आपका शायद मसला था, वो इनिशियल वाला वो कंट्रोल नहीं हुआ, और उसमें ये मसला हो सकता है कि वो वापस आए, रिकर करे। तो इसलिए उन्होंने आपको बाइसोप्रोलोल दी है कि जो हार्ट की एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है या जो पाल्पिटेशंस आपको फ़ील हों, तो उसको सप्रेस करें। डोज़ बढ़ाने से यूजुअली कोई मसला नहीं होता। अगर आप ऑलरेडी 3.75 पे हैं, तो मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो 10 मिलीग्राम्स है। तो ये 10 मिलीग्राम तक भी जा सकती है अगर आप इसको टॉलरेट करें तो। और दूसरा ये कि इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा कंट्रोल होगा अगर आप बाइसोप्रोलोल ले रही हैं। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे ये पूछना है कि मुझे अक्सर चलते वक्त सांस लेने में तकलीफ होती है, या जैसे सीढ़ियाँ उतरूँ या ज़रा वॉक करूँ तो मुझे तकलीफ होती है। हालांकि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है 5.6, जो मई में उन्होंने ब्लड टेस्ट के जरिए मालूम पड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा, और मुझे पल्पिटेशन हमेशा होती है। राइट जी डॉक्टर साहब, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? जी नहीं। आपकी एज कितनी है? 55 सॉरी। अच्छा, और जब आप वॉक करती हैं या चलती हैं, तो जो आप कह रही हैं सांस फूलती है, तो साथ में आपको लगता है कि सीने में कोई वजन महसूस हो रहा है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं। अच्छा, और ये कब से महसूस हो रहा है आपको ये सांस का फूलना? ये तो बहुत महीनों से चल रहा है। मैंने डॉक्टर को बहुत बार कहा, हालांकि मैं एक बार इमरजेंसी में भी गई तो उन्होंने मेरा ये किया था, अपना चेक किया था, लेकिन वो सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे अक्सर शिकायत होती कि मुझे चलते वक्त सांस फूलती है और मुझे तकलीफ होती है। जिस तरह आप बता रही हैं, मेरे ख्याल में तो आपको ना कार्डियोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर को आपको कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए। किसी को भी अगर सांस का फूलना हो चलने पे, खासकर सीढ़ियाँ चढ़ने पे, या आप चढ़ाई पे चढ़ें या वॉक करें, तो ये दिल की अलामत हो सकती हैं। तो आपको मेरे ख्याल में अपने डॉक्टर से, जो जीपी हैं, उनसे मिलना चाहिए ताकि आपको वो रेफर करें। आप उनको बोलें, कार्डियोलॉजिस्ट को, दिल के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। क्योंकि आपको फर्दर टेस्ट की ज़रूरत होगी, सिर्फ ईसीजी से पता नहीं चलता कि मसला है या नहीं। और फिर ये कि वो दिल का स्कैन भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम। तो ये 2 टेस्ट आपके मिनिमम होने चाहिए ताकि पता चले कि मसला क्या है। राइट, चलिए थैंक यू सो मच। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ अस्सलाम आ रही वालेकुम। है। जी क्या सवाल करना वालेकुम चाहेंगे? अस्सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आज से 1 साल पहले मुझे डॉक्टर ने, हमारे जीपी ने मुझे एंजियोग्राफी के लिए भेजा। पहले तो स्कैन हुआ मेरे हार्ट का, उसके बाद उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए भेज दिया मुझे। स्कैन करने के बाद तो वहाँ मुझे डॉक्टर अजीम शेख से बात हुई, तो उन्होंने बताया एंजियोग्राफी के बाद कि आपके दिल में मामूली सा रुकावट है, कोई नस वगैरह में, तो आपको हमने ये गोलियां मैं ले रहा हूँ, बाइसोप्रोलोल और दूसरी एक रामाप्रिल जी। समझे ना, ये गोली मैं ले रहा हूँ। और इसके अलावा मुझे ब्लड प्रेशर भी है, उसके लिए मैं 5 मिलीग्राम की एम्लोडिपाइन ले रहा हूँ। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 80 बरस है, और मैं जब चलता हूँ, मुझे वैसे अभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारा चीज़ बाकायदा काम कर रही है, लेकिन ब्लड प्रेशर कभी हाई रहता है, कभी नॉर्मल रहता है। इसके अलावा मैं जब चलता हूँ तो मेरा बैलेंस नहीं रहता, और दिमाग जो है वो बिल्कुल भारी भारी सा रहता है। इसकी वजह क्या है? जी, आप ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं तो कितना रहता है आपका? जी, आप जब अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं घर पे, तो कितना रहता है आपका ब्लड प्रेशर? 140, और कभी 140, कभी
150 और कभी 129 ऐसा रहता है, 130 और 150 के दरमियान रहता है। जी, ब्लड प्रेशर तो आपका अच्छा कंट्रोल है। कभी कभी जो आप इलामात बता रहे हैं कि दिमाग का सुन्न होना या बैलेंस का ख़राब होना, ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। तो उस टाइम आप ब्लड प्रेशर चेक करें। आपकी अम्लोडिपिन की डोज बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह रेमिप्रिल भी एक दवाई है जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। तो दोनों दवाइयाँ बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि आपका ब्लड प्रेशर उस टाइम पे बढ़ा हुआ ना हो। तो जब भी अगर आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं या दिमाग सुन्न है, तो उस टाइम ब्लड प्रेशर चेक करें। ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की इलामत हो सकती है। जी थैंक यू। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड कराते चलें कि इस प्रोग्राम का मकसद आपकी अवेयरनेस है। अगर आप कोई भी अपनी मेडिकेशन चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ, रेगुलर कंसल्टेंट के साथ ज़रूर मशवरा कीजिए। और हमारे साथ अभी एक और कॉलर लाइव मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सॉरी, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। जी डॉक्टर साहब, अभी हम जो बात कर रहे थे कॉलर से पहले कि जो टेंशन और स्ट्रेस है, क्या ये भी हार्ट रिलेटेड कंडीशंस पे लीड करता है? जी, बिल्कुल करता है, और ये हम इसको रिकग्नाइज़ नहीं करते। हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन जो हमारी जॉब की स्ट्रेसेस हो गई, लाइफ की स्ट्रेसेस हो गई, वो बहुत सीवियरली इसको अफेक्ट करती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली लास्ट वीक ही एक पेशेंट आए जो कि बहुत उनको बड़ा हार्ट अटैक हुआ, बहुत ज़्यादा सिक थे। और रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि उनके घर में अपनी बेगम से लड़ाई हो गई, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, और वो कह रहे हैं कि उनकी काफ़ी रहती भी है। और जब वो आए तो उनकी एंजियोग्राफी की, तो उनकी बहुत अंडरलाइन बहुत मसला था। तो फिर उनको हमने इमरजेंसी में बाईपास सर्जरी के लिए भिजवाया। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्रीप करता रहता है। तो अगर बहुत ज़्यादा किसी को स्ट्रेस है तो वो अक्यूटली प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस रहता है, तो वो उन लोगों में दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। राइट जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी, मैं 50 प्लस एज हूँ। मेरा डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, मेरा एंजाइटी भी है। बट मेरा ये हुआ एंड ऑफ द अगस्त मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ। मैं दो वैक्सीन ले लिया। बट आफ्टर कोविड पॉजिटिव होने के बाद मैं जब भी बाहर जाती हूँ इतना कॉफ होती है, इतना काशी होती है। घर में जब आती हूँ शाम को मेरा ज्यादा कॉफ होती है, बट जिस दिन मैं घर में रहती हूँ उस दिन कॉफ नहीं होती है। इसके बाद मेरा जो एंजाइटी प्रॉब्लम है वो मेरा लेफ्ट में शोल्डर में इतना पेन होती है जब एंजाइटी ज्यादा होती हूँ मैं। तो ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे क्यों इतना कॉफ आती है जिस दिन मैं बाहर जाती हूँ, बट जिस दिन मैं घर रहती हूँ उस दिन कॉफ नहीं होती है, इतना कॉफ नहीं काटती हूँ मैं। राइट जी, डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे आप? जी, अब जो कफ तो वो बता रही हूँ, आई थिंक लाइकली वो तो जिनको कोविड हुआ था, उसके साथ में भी कभी कभी लंग डैमेज होता है। और बहुत सारे लोग कोविड के बाद एलर्जी टाइप डेवलप करते हैं। तो जैसा ये बता रही हैं, बाहर जाती है इनको कफ होता है, घर में नहीं होता। तो ये लाइकली तो एलर्जिक और पोस्ट कोविड कफ लग रहा है। बाकी शोल्डर पेन तो अनलाइकली हार्ट की वजह से होता है और एंजाइटी की वजह से प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन अगर इनको लगता है कि ये इनको रिकरिंग प्रॉब्लम है, तो इनको बिल्कुल डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए ताकि इनको कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करें। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? इसकी कोई स्टेजेस होती हैं जिस तरह कैंसर की स्टेजेस होती हैं, हार्ट की भी कोई इस तरह की स्टेजेस होती हैं? जी, मतलब कोई स्पेसिफिक स्टेज ऐसे नहीं होती, लेकिन हम ये कहते हैं कि सीवियरिटी के बेसिस पे हम स्टेजेस कह सकते हैं कि कोई भी बड़ी बंदा जिसको मेजर हार्ट अटैक हो या माइनर हार्ट अटैक हो, तो उनको तो ईसीजी में ही पता लग जाता है कि इनको हार्ट का मसला है। अब बहुत मेजर चंक उन लोगों का होता है जिनको हम कहते हैं कि सीने में दर्द होता है, हमको एंजाइना बोलते हैं। और वो उनको दर्द होता है, बेहतर होता है, दर्द होता है, बेहतर होता है। तो हाँ, उसको फिर कैसे डायग्नोज करें? तो उसमें अगर आप ईसीजी करते हैं तो ईसीजी यूजुअली नॉर्मल ही आएगी। और मोस्टली लोग इसको कहते हैं कि अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल आ गई तो आप ठीक हैं और सब सही है। ऐसा नहीं होता, तो आपको फर्दर टेस्ट की ज़रूरत होती है।
फर्दर टेस्ट क्या होते हैं कि जैसे जिसको भी हो तो वो जीपी से कंसल्ट करें, और वो यूजुअली रेफर होते हैं चेस्ट पेन क्लिनिक्स में। जो बाकी टेस्ट हम कर सकते हैं वो ये कि हम सीटी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। तो वो सीटी स्कैन होता है और आपको एक कंट्रास्ट देते हैं जो कि दिल की शरियाना में जाता है, उसके बाद सीटी स्कैन करते हैं और देखते हैं कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। जो बाकी टेस्ट हम कर सकते हैं वो दिल का स्कैन जिसको हम एकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और वो वही टेस्ट फिर हम स्ट्रेस के साथ कर सकते हैं, इसको स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस एको बोलते हैं। न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी स्कैन कर सकते हैं और हार्ट का एमआरआई स्कैन कर सकते हैं। जो बहुत कॉमनली टेस्ट यूज होता है वो ये कि वही ईसीजी हम करते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस कराते हैं, या आपको दौड़ाते हैं, या आपसे बाइसिकल टेस्ट कराते हैं, बाइसिकल रन करते हैं और साथ में ईसीजी लगी होती है। और जो लोग जॉइंट का मसला है, एल्डरली हैं, जो कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनका हार्ट हम मेडिकेशन से स्ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि इनडायरेक्टली कि कोई मसला तो नहीं है। फिर अगर किसी को कोई मसला है तो फिर उसके आगे हम फिर फर्दर टेस्ट करते हैं जो कि एंजियोग्राफी की फॉर्म में आते हैं। राइट, चले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक इंतहाई अहम टॉपिक है हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो, और एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जो इस सवाल बेशुमार सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे पास एक सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज मुख्तसर सा वक्त है और आपने सवालों का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया होगा, इन्फॉर्मेशन भी हासिल की होगी और नॉलेज भी गेन किया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के तवस्सुक से, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ हैं या अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट से, डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करेंगे और इसका टाइमली डायग्नोस करवाएंगे, क्योंकि इसका टाइमली डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि आप सब सेहतयाब होंगे और अल्लाह आपको ज़िंदगी देगा। हम अगले हफ्ते फिर आपके पास हाजिर होंगे। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।